सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। इंसान की फितरत में है कि वो ख़ुद को दूसरों से बरतर साबित करने की बड़ी कोशिश करता है और इस कोशिश में वो इस हद तक मसरूफ़ हो जाता है कि उसको अच्छे बुरे में फ़र्क ही नहीं रहता। बरतरी के असूल में इंसान को ये होश तक नहीं रहता कि वो अपना नुकसान कर रहा है या फिर फ़ायदा कर रहा है। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, इंसान अपने मुखालिफ को हराने के चक्करों में गड्ढे खोदता है लेकिन खुद उस खोदे हुए गड्ढे में गिर जाता है। ऐसी कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें एक बंदर इंसानों को तंग करने के चक्कर में कह लें कि खुद तंग हो जाता है और बड़ा नुकसान उठा बैठता है। कहानी कुछ यूँ है कि एक बहुत सालों की बात है पहले की, कि एक शहर में एक सौदागर जो हीरों का जवाहरात का काम करता था, सैर के दौरान शहर से बाहर एक बड़े अच्छे मुकाम पर पहुँचा तो उसने एक खूबसूरत जगह देखी जो कि चारों तरफ से सब्ज़े से भरी हुई थी। सब्ज़े के साथ एक पहाड़ी थी जिस पर बहुत ऊंचे बड़े घने दरख्त उगे हुए थे। उस जगह की खूबसूरती को और समझ ले कि बढ़ा रहे थे, चार चांद लगा रहे थे। अच्छा, सब्ज़ा और दरख्तों की वजह से ना वहाँ का जो मौसम है वो भी ज़ाहिर बात है बड़ा खुशगवार था, बड़ा अच्छा था। सौदागर ने अपने मुशीर से मशवरा किया कि क्यों ना यहाँ एक शानदार महल तामीर किया जाए। मुशीर ने उसकी बात की तायद की तो सौदागर ने वो जगह ख़रीद ली। अच्छा, उसके कहने पर वहाँ महल की तामीर के लिए एक नक्शा भी बनाया गया जो कि सौदागर को बड़ा पसंद भी आया। उसने महल की तामीर की मंजूरी दे दी। अच्छा, मज़दूर, लोहार, तरखान उन सब को बुला लिया गया और वहाँ पर महल की तामीर का काम कह लें कि बड़ी जल्दी शुरू कर दिया गया। अच्छा, महल की जो तामीर है ना, उस पर कारीगर जो मज़दूर है वो सुबह शाम काम करते रहते। दोपहर होने पर काम में वक्फा करके खाना खाते और कुछ देर आराम के बाद मज़दूर दोबारा अपना काम शुरू कर देते और शाम तक काम जारी रखते और रात को वहीं पर क़याम कर लेते। अब एक दिन क्या हुआ कि जी बंदरों का गिरोह उछलता कूदता वहाँ पहुँचा तो उन बंदरों ने वहाँ बहुत से मज़दूरों को काम करते देखा तो बंदर वहीं पे दरख्तों में छुप गए, उनको काम करते देखते रहे। दोपहर को जब तमाम कारीगर मज़दूर खाना खाने का वक्फा करके चले गए तो बंदर दरख्तों से नीचे उतरे। वहाँ के जो कारीगर हैं उनके औजारों से खेलने लगे। अब एक बंदर वहाँ मौजूद एक बड़े तख्ते पर चढ़ गया। तख्ते को ना चीरा जा रहा था और खाने के वक्फे पर जाने से पहले एक पाल जो है वो तख्ते की चीर पर कहरे रख कर ठोक दी गई थी ताकि जो दरार है ना वो मिल ना जाए। अब बंदर ने क्या किया कि उसको निकालने की बड़ी कोशिश की। अचानक क्या हुआ कि उस दरार में से वो जो पाल है वो निकल गई और उस वक्त बंदर का जो पाँव है वो उस पर था, दरार पर था और वो बंद होने पर बंदर का पाँव उसमें फंस गया। बंदर ने चीखें मारनी शुरू कर दी क्योंकि पाँव फंस जाने की वजह से उससे ज़ाहिर बात है बहुत तकलीफ हो रही थी। अब कारीगर भाग कर आए और बंदर के पाँव को दोबारा उन्होंने क्या किया कि दरार में से ना निकालने की कोशिश की। अब उसकी मरहम पट्टी भी की और उसे छोड़ दिया। अब अगले दिन वहाँ पर सौदागर आया तो उसे बताया गया कि बंदरों के गिरोह ने काम करने वाली जगह पर हल्ला बोल दिया जिससे हमारा काफ़ी नुकसान हुआ और एक बंदर शदीद ज़ख्मी भी हुआ जिसे हमने मरहम पट्टी करके छोड़ दिया। अब सौदागर जो है ना मज़दूरों पर बड़ा बरहम हुआ और कहने लगा कि तुम्हें ऐसे शरारती बंदरों को जाने नहीं देना चाहिए था, उन्हें पकड़ कर पिंजरे में कैद कर देना चाहिए था, सज़ा देनी चाहिए थी क्योंकि ये जो बंदर है ना उस काम की जगह को देख गए हैं और किसी भी वक्त दोबारा वहाँ पर आ सकते हैं, मज़ीद नुकसान कर सकते हैं। अब आइंदा वो यहाँ आए तो उन्हें जाने ना देना और जितने बंदर पकड़े जा सके उन्हें पकड़कर एक पिंजरे में बंद करके पिंजरा किसी ऊंची जगह पर रख देना ताकि बाकी जो बंदर है वो कैदी बंदरों को देख कर ज़रा सबक हासिल कर लें कि कहीं यहाँ नहीं आना, दूर भाग जाएं। अब इस कहानी से क्या नतीजा निकलता है कि वो काम जिसकी समझ ना हो करना नहीं चाहिए, वरना अगर आपका पाँव फंस गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तकलीफ़ भी होगी, अजियत भी होगी, जैसा कि बंदर के साथ हुआ। अब नाज़रीन, ऑपोजिशन की हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासत और स्ट्रैटेजी उसकी अगर तारीख़ देखें तो हमेशा ऑपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ बिछाए गए जाल में या तो नाकाम हो गई या फिर खुद ही ऑपोजिशन उस जाल में फंस गई। और अब की बार भी कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आती है क्योंकि अब बज़ाहिर फ़ॉरेन फंडिंग जो केस है उसमें लग ऐसा रहा है कि जी ऑपोजिशन हुकूमत को फंसाने के चक्कर में शायद खुद ही उसमें फंस चुकी है। और फ़ॉरेन फंडिंग केस में ऑपोजिशन ने बहुत शोर मचाया। नून लीग के नायब सदर ने तो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर हुकूमती जमात पर फ़ॉरेन फंडिंग के इल्ज़ाम लगाए। ऑपोजिशन ने बड़े बड़े दावे किए कि अब इस केस में तहरीक इंसाफ का बच कर निकलना बहुत मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। यानी ऑपोजिशन फ़ॉरेन फंडिंग की जो तेज़ धार तलवार है ना वो चलाना चाहती थी हुकूमत पर, लेकिन
अब हुकूमत के बकौल फ़ौरन फंडिंग की इस तलवार की जो ज़रबे हैं वो जा लगी अपोजिशन को। अब हुकूमती मौक़िफ़ ये कहता है कि अब जो फ़ौरन फंडिंग केस है ना, उसमें अपोजिशन को लेने के देने पड़ गए। और ज़राए से जो खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक नून लीग पार्टी फंडिंग के सबूत पेश नहीं कर सकी और तफसीलात के मुताबिक वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के बैंक अकाउंट्स में मसूल होने वाले जो फंड्स हैं उससे मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी है। और फ़ारूक हबीब की इस दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी अकाउंट्स हैं उनकी तहकीकात भी हो रही हैं। जबकि खबरें ये भी गर्म है कि जो मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग नून, वो डोनेशन की मद में मसूल होने वाले 45 करोड़ से ज़ायद के जो पार्टी फंड्स हैं उसके सबूत फराहम करने में अब तक नाकाम है। अब हुकूमत क्या कहती है कि अब नून लीग को भागने का मिलेगा। और फ़ारूक हबीब भी मौके पर कह रहे हैं कि चौका नहीं बल्कि छक्का मार रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अब ये मामला बड़ा संगीन हो गया है और मामला एक बार फिर रसीदों की जानिब चला गया। ज़रा सुनाइएगा क्या कहते हैं। सुना आपने फ़ारूक को। अब नाज़रीन, मुझे यहाँ पे फ़ारूक की बात से वो क्रिकेट की एक एग्जांपल याद आ गई, मिसाल। और वैसे भी आपको पता है आजकल क्रिकेट का सीज़न बड़ा अरूज पर है। मिसाल कुछ शियों के जैसे क्रिकेट की एक टीम के जीतने के इम्कानात बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं ना, लेकिन बैड लक और अचानक वो कहते हैं हवा का रुख जो बदल गया, उसे जीती हुई टीम हार जाती है। ठीक वैसे ही नून लीग फ़ॉरेन फंडिंग का मैच हारती हुई नज़र आ रही है। अब ऐसा मैं नहीं कह रही बल्कि हुकूमत कहती है। और फ़ारूक की बातों से साफ जाहिर है कि अब हुकूमत नून लीग को फ़ॉरेन फंडिंग केस में अपना हिसाब देने पर मजबूर कर देगी। और फ़ारूक क्या कहते हैं कि जी इन 3 सालों में नून लीग के बहुत से अकाउंट्स को देखा गया और इनको ये नज़र आया है फ़ारूक साहब को कि जी 45 करोड़ रुपया नून लीग के पार्टी अकाउंट्स में आया है। और अब ये आई थिंक कहना ये चाह रहे हैं कि जो करोड़ों की रकम नून लीग के पार्टी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की गई है उसका कोई सबूत नहीं है कि आखिर ये रकम आई कहाँ से है। और इनके बकौल नून लीग के अकाउंट्स में जो 45 करोड़ रुपए जमा कराने वाले लोग हैं उन लोगों के क्रॉस चेक्स कहाँ पर हैं, इसकी कोई भी खबर ही नहीं है, कोई तफसीलात, कोई डिटेल्स। और तो और 45 करोड़ रुपए जमा कराने वाले लोगों की जो डिपॉजिट स्लिप्स हैं वो तक मौजूद नहीं है। अब हुकूमत नून लीग से ये पूछ रही है कि जो पैसे नून लीग के खातों में डाले गए थे उसके जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो आखिर हैं कहाँ पे, और नून लीग इसका जवाब दे। वो सीधा सीधा जवाब मांग रहे हैं। अब अच्छा, हुकूमत नून लीग से ना सीधा सीधा सवाल पूछ रही है, बड़ा सीधा, कि ये जो हवाई पैसा है ना कहाँ से आया। और अब यही वजह कि फ़ारूक हबीब ये समझते हैं कि इस केस में भी मामला रसीदों तक पहुँच गया। और रसीदों के मामले में तो नून लीग, अगर आप माजी देखें, तारीख देखें, तो कमज़ोर ही रही है। चाहे पनामा का मामला हो, चाहे एहतसाब अदालतें हों। और नून लीग की तारीख है कि वो कभी कोई मनी ट्रेल नहीं दे सकी, कभी कोई रसीद नहीं दिखा सकी। रसीदें जमा करवाने में, मनी ट्रेल देने में ये लोग कामयाब नहीं हुए। इनका रिकॉर्ड है ये। और हुकूमत के ख्याल में इस बार भी ये अपना रिकॉर्ड कायम रखेंगे, टूटने नहीं देंगे। यानी नून लीग रसीद जमा कराने में नाकाम रहेगी। क्योंकि फ़ारूक इल्ज़ाम अभी लगा रहे थे कि जी नून लीग के जो अकाउंट्स हैं ना उससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई और नवाज शरीफ साहब अपने अकाउंट्स को चूना लगाकर मुल्क से बाहर चले गए हैं। अच्छा, हसन चौहान साहब वो क्या कहते हैं कि जी वो फ़ॉरेन फंडिंग केस पर नून लीग की क्लास लगा रहे हैं और हमजा शहबाज की बातों का जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन हमजा शहबाज ने जो कहा, पहले हम वो सुन लेते हैं, फिर फ्याज का क्लिप चलाएंगे। पहले हमजा का ज़रा क्लिप चलाइएगा। अब ये दौड़ चल निकली ना, इसको कहते हैं कौन सी दौड़? ब्लेम गेम की दौड़। अब हुकूमत और अपोजिशन का एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। हमजा शहबाज इमरान खान के उस बयान को पकड़कर हुकूमत पे खुलकर तनकीद के तीर बरसा रहे कि जी जब इमरान खान साहब ने कहा था कि जब किसी मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हुक्मरान चोर है। अब हमजा शहबाज बढ़ती महंगाई पर इमरान खान का बाउंसर ही इमरान खान पर वापस मार रहे हैं और कह रहे हैं कि अब अवाम ने फैसला करना है कि जो अल्फाज इमरान खान साहब ने अदा किए थे आज एन वही उस पर पूरा उतरते हैं या फिर नहीं उतरते हैं। अच्छा, हमजा शहबाज ये भी कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने 3 सालों में सिर्फ झूठ बोला है और साथ ही हमजा अवाम से हमदर्दी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मुझे और हमारे लोगों को जेल में डाला गया, हमने इस सब को बर्दाश्त किया, लेकिन पाकिस्तानी कौम को जिस तरह से महंगाई के दलदल में डुबोया जा रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फ्याजुल हसन चौहान साहब भी ना हमजा को एक पैगाम दे रहे हैं, वो महंगाई के पीछे ना छुपे और अपनी करप्शन का हिसाब दें। ज़रा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने फ्याज को। अब पहले हमजा हुकूमत को झूठा कह रहे थे और अब ये जो चौहान साहब हैं, फ्याजुल हसन चौहान साहब, हमजा शहबाज की बातों को झूठ का पलंदा करार दे रहे हैं। और फ्याजुल हसन चौहान के ख्याल में हमजा ने झूठ बोलकर कौम को गुमराह करने की कोशिश की है। और ये दावा भी कर रहे हैं चौहान साहब कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में पंजाब को खुशहाल बनाने का सिर्फ नाटक किया था और हकीकत ये थी कि नून लीग ने अपने दौर में पंजाब को 1250 अरब का मकरूज सूबा बना दिया और ये मकरूज जो सूबा है नून लीग ने उस्मान बुज़दार के हवाले कर दिया। अब चौहान साहब एक्चुअली कहना पता क्या चाहते हैं
कि जी नून लीग किस मुंह से पंजाब को खुशहाल सूबा बनाने का क्रेडिट लेती है, जबकि फारूक हबीब की तरह फयाजुल हसन चौहान भी फॉरेन फंडिंग केस में नून लीग को कह लें कि बुरी खबरें दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इंशाल्लाह फॉरेन फंडिंग केस के अंदर नून लीग पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। अब हकीकत क्या है? हकीकत है कि नून लीग अपनी नमाजें बख्शवाने गई थी, लेकिन ये फॉरेन फंडिंग केस सिलेक्शन कमीशन ले जाकर खुद फंस गई है। अब इन्हें अपनी पार्टी अकाउंट्स में होने वाली जो अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग है उसका जवाब देना पड़ेगा। अब लग ऐसा रहा है कि हुकूमत फॉरेन फंडिंग मामले पर ऑपोजिशन को दबाव में ला रही है, क्योंकि ऑपोजिशन महंगाई पर हुकूमत को दबाव में लाना चाहती थी, जबकि शाहिद का कहना बात है कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि हम पर आखिर ये केसेस हैं क्या। यानी शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि चल क्या रहा है, कोई समझा तो दे। जरा क्लिप चलाइएगा बासी साहब का। जी, तो बासी साहब कहते हैं कि ना हमें समझ आती है, ना वकला को समझ आती है और ना ही जज साहिबान को समझ में आता है कि आखिर केसेस हैं क्या। यानी बासी साहब एक तरफ तो कहना चाहते हैं कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है और दूसरी जानिब शाहिद का कहना बासी साहब नैब कवानीन में तब्दीली की तरफ इशारा भी करते हुए कहना ये चाहते हैं कि जी हुकूमत खुद को NRO दे रही है और वो हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी तोशा खाना जैसे अहम इशू आवाम से छुपाए जा रहे हैं और हुकूमत इस तरह के जो इश्यूज़ हैं इनमें खुद अदालत में जाकर अपने आप को बचाना चाहती है। अब बासी साहब की बातों का अगर निचोड़ निकालूँ ना तो समझ हुकूमत जो है ना वो फॉरेन फंडिंग पर ध्यान देने के बजाय तोशा खाना केस पर तवज्जो दे। कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाए। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हुकूमत पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर रहे हैं। ज़रा चलाइएगा मौलाना साहब का क्लिप। अब हर तरफ इल्ज़ाम है और मौलाना साहब भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जी बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत धांधली कर सकती है, क्योंकि मौलाना साहब के ख्याल में मौजूदा हुकूमत पैदावारी धांधली की है, इसीलिए वो नाजायज़ है, जाली है। और जो हुकूमत धांधली की पैदावार हो उसकी निगरानी में बल्दियाती इंतखाबात कैसे कबूल किए जा सकते हैं। अब नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो फॉरेन फंडिंग, महंगाई वो इशू हैं जिनको हुकूमत दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, महंगाई के हवाले से हमाद अजहर भी कुछ कह रहे हैं, ज़रा हमाद का क्लिप भी चलाइएगा। अरे सुना आपने, हमाद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि महंगाई दोगुनी नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ गई है, लेकिन वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बड़ी कोशिश कर रही है। जो हुकूमत कर सकती है वो कर रही है। हुकूमत ने टैक्स कम करके जो अपने अखराजात हैं उनको भी मैनेज किया। जबकि नून लीग की अज़मा बुखारी हुकूमत से खुश नहीं है और वो महंगाई पर फयाजुल हसन चौहान पर लाइटर नोट पर बड़ी तनकीद कर रही है। और फयाज भी अज़मा की जो तनकीद है, बातें कह लें कि इनसे बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा दोनों का। ये सुना आपने, देखा आपने। अब अज़मा बुखारी बेसिकली मजाक में कह रही हैं कि जी फयाजुल हसन चौहान जो हैं वो हुकूमत का बड़ा दिफा करते हैं, हुकूमत को बड़ा डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इनकी जमात इनको कुर्बानी का बकरा बनाएगी और इंशाल्लाह ये जेल जाएंगे। अच्छा, जो अज़मा है ना वो चौहान साहब के सामने गो न्याजी गो के नारे भी लगा रही थी, गो न्याजी गो। अब ऑपोजिशन हुकूमत के दरमियान जो मज़ाह का चलना है मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल ऑपोजिशन हुकूमत एक दूसरे की कमज़ोरियाँ पकड़ रही हैं और एक जोरे पर खुलकर वार करके बर्तरी हासिल करना चाहती हैं। लेकिन अवाम दोनों से कह रहे हैं कि बर्तरी के चक्कर में ये जो अवामी मुफाद है ना उसको नज़रअंदाज अगर किया गया तो बस अब हमारी बर्दाश्त खत्म होगी, हमारी बस हो गई है, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि PTI फॉरेन फंडिंग केस की पैरवी भरपूर तरीके से जारी रखेगी। मरियम और बिलावल अपनी रसीदें दें और कौम को बताएं कि पैसा किसने दिया। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, जबकि क़यादत का फुकदान है। हुकूमती मशीनरी मौजूदा सूरत हाल से बिल्कुल लाइल्म है। और शहबाज शरीफ मजीद ये कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान किसी भी एहसास जिम्मेदारी से आ रही हैं। मुल्क ऑटो पायलट पर है, क्योंकि बदकिस्मत एक के बाद दूसरा बहरान गहरा होता जा रहा है। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान अली गौहर खान साहब, रुकने कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अली ज्वाइन करने के लिए। और उसामा गाजी बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन, तजियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया उसामा ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं अली साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो मुल्क में इस वक्त महंगाई उरूज पर है, क्या ये सही मौका नहीं था कि आप लोग एहतजाजी रैलियां निकालने के बजाय लॉन्ग मार्च करते, नवाज शरीफ साहब को वापस आकर लीड करते, नवाज शरीफ वापस आते, किसी तरह नवाज लीग को लीड करते? ये सबसे बेस्ट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिल्कुल आज का रेलिवेंट टॉपिक है कि जो मुल्क है इसमें महंगाई जो है वो कुछ अब से तो शुरू नहीं हुई, जब से ये हुकूमत आई है और 3 साल हो गए। आपने देखा है कि हर आने वाला साल, हर आने वाला दिन और हर आने वाला जो महीना है,
वो पिछले मतलब महीने से और पिछले दिनों से अबतर सूरत हाल रही है मुल्क की। मुआशी लिहाज से देखें तो तब भी मुल्की हालात जो हैं वो इंतशार का शिकार हैं, और मुल्क जो है वो एक मुआशी तौर पर मैं समझता हूँ कि तबाही के दहाने के ऊपर है, और सियासी तौर पर तो इतना इंतशार है कि आप देख लें कि कोई मामला भी सुलझने की तरफ नहीं आ रहा। हालांकि इस हुकूमत को अपोजिशन ने उस तरह से टफ टाइम नहीं दिया जिस तरह से कि जितना मतलब कि जिस तरह से कि हम इनको दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि ये हुकूमत अपने ही खड़े किए हुए जो इनके मसाइल हैं, जो अपने ही खड़े की हुई इनकी मुश्किलात हैं, उनके वजन के नीचे ये दबती हुई नजर आ रही है ये हुकूमत। और आज आप देख लें कि वो अशिया जिनका जो कि हमारे मुल्क के अंदर मतलब पैदा होती हैं, और आप यूं ही मैं आपको मिसाल दूंगा कि जैसे चीनी है, आपने देखा कि चीनी 50 रुपए से लेकर 120 रुपए तक चली गई डॉक्टर साहिबा, लेकिन सूरत हाल ये है कि चीनी का जो गन्ना था और जो उसमें हमारी इनपुट्स हैं वो तो उस तरह से महंगी 2 साल या साल पहले तो नहीं हुई थी, लेकिन चीनी की कीमतें तो 1 साल पहले से बढ़ गई हैं। तो आप इसी तरह से गंदम देख लें, वो हमारे मुल्क में पैदा होती है, लेकिन उसके रेट जिस तरह से ओपन मार्केट में बढ़े हैं इस तरह से नहीं बढ़ने चाहिए थे। और इसकी साफ वजह ये है, ये सिर्फ इनकी नालायकी और नेग्लिजेंस नहीं है, बल्कि ये इनके करप्शन भी है कि, और जिसकी वजह ये है कि इनकी अपनी हुकूमत के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। आपके मुल्क के अंदर गंदम है, कागजों में वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर कागजों में ही वो इंपोर्ट की जाती है, और आप देख लें कि कोई किसी बंदे के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इसी तरह से गंदम चीनी माफिया ने अरबों रुपए पाकिस्तान के हड़प किए, लेकिन मासवाए के फलां चीज का नोटिस ले लिया गया, फलां चीज के ऊपर नोटिस ले लिया जाएगा। इन बातों के अलावा आपको अमली तौर पर कोई इकदाम किया गया हो, किसी बंदे की अकाउंटेबिलिटी की गई हो, किसी से ये पूछा गया हो, बल्कि यहाँ तक भी हमने देखा और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जहांगीर तरीन साहब के लिए FIA ने जाकर अदालत में बयान दे दिया कि हमें इनकी गिरफ्तारी भी नहीं चाहिए और हमें इनसे कोई पूछताछ करनी। ये NRO की बात करते थे और हम तो कहते थे कि हमें NRO नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी हुकूमत के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया और अपनी ही हुकूमत के माफिया को वो जो है वो NRO जारी किया। जाहिर है यहाँ पर अद्वियात का बहुत बड़ा स्कैंडल आया। आज देखें कि 600% तक अद्वियात बढ़ी, लेकिन उसके ऊपर भी आमिर कियानी साहब का नाम आया, लेकिन उनकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं की गई। अगर हुकूमत का फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाने की तरफ हो और उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन करना इनका मकसद हो, तो फिर मुल्की हालात बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं? जो हुकूमतें अपनी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान के हालात को डिलीवर करने की तरफ करती हैं, वो इन हालात पर काबू पाती हैं, वो हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाती हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, आपका मौक़िफ़ आ गया जी। उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अली गौहर साहब को आपने सुना, काफ़ी डिटेल में उन्होंने बात की। आप इनकी बातों से अग्री करते हैं? क्योंकि जब हुकूमत से पूछा जाता है महंगाई के हवाले से, हुकूमत फिर जो कहती है आपको पता है, वो तो सारा मलबा डालती है पुरानी हुकूमतों ने ये किया, इतने कर्जे लिए और वो हमें इस सिचुएशन में छोड़ के चले गए, अब हम भुगत रहे हैं। मेरा हुकूमत का भी मौक़िफ़ से गलत ही है। मैं तो जी 100% से भी ज्यादा अली गौहर साहब से एग्री करता हूँ। कमाल कर दिया अली गौहर साहब ने। उन्होंने कहा जी चीनी माफिया जो है इसके आगे हुकूमत बेबस है। रमजान शुगर मिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी है हुकूमत, कुछ नहीं कर सकी। मियां साहब, शरीफ खानदान की जितनी शुगर मिल्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकी। बेबस नजर आई है ये हुकूमत। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और हुकूमत ये जो चीनी माफिया है जिसमें सारे पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मैंने अरबों का नुकसान किया अपना और चीनी की कीमत नहीं बढ़ाई, वो फार्मूला नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर इमरान खान साहब को पेश करना चाहिए कि जनाब देखिए हमारी ये शुगर मिले हैं, हम ये इतने में बना रहे हैं पैसा और इतनी सस्ती हमारी शुगर बन रही है, तो कोई जरूरत नहीं है 120 रुपए की बेचने की। हम जनाब वॉलंटियर कर रहे हैं इस गरीब कौम के लिए और देखिए हम यूटिलिटी स्टोर पे ये 60
60 रुपए की दे रहे हैं, या फिर वो बता दें कि जी खर्चा ही हमारा इतना है, वो सामने आ जाए कि मरियम साहिबा को किस तरह से वो बाहर से जो अरब ममालिक के लोग हैं उनके नाम पर अकाउंट्स होते हैं, और वो ये भी नहीं आज तक पता चल सका कि वो क्यों उन्होंने मरियम साहब के नाम कर दिए सारे के सारे, वो जितने भी उनके शेयर्स थे किस पैसे के एवज किए, क्या किया, वो नहीं समझ आती। तो लिहाजा वाकई शुगर माफिया जो है बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, आपने जो उनसे सवाल किया था अली गौहर साहब से कि जी नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं वापस आकर लीड करते, जबकि मियां जावेद लतीफ साहब बार बार कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब ऐसी हालत में कौम को अकेला नहीं छोड़ सकते, इतनी महंगाई, इतना तूफान, इतनी बर्बादी। तो मैं आपको अर्ज कर देता हूं, अली गौहर साहब नहीं बता सके शायद, और वैसे तो बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की है बड़े तहम्मुल से, लेकिन मेरा ख्याल है, मैं आपको बताता हूं मियां साहब का वापस है। मियां साहब आएंगे जब उनको ये कह दिया जाएगा कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जो बात नहीं हो रही थी 2 माह पहले, शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया सुहेल वड़ाइट साहब को, वो उस बात पर कायम है कि जी हम तो काबीना डिस्कस कर रहे थे। तो जब नवाज शरीफ साहब से काबीना डिस्कस होने लग जाएगी, उनको कहा जाएगा जी आपके केसेस खत्म हो रहे हैं, आप वजीर आजम होंगे, आप आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, केसेस सब खत्म, उसके बाद जनाब वो जरूर आ जाएंगे। उनको कुछ इस तरह का दे दिया जाए जिस तरह का मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था, फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे। मरीम साहब कह चुकी हैं कि आज मुझे आपके केसेस वगैरह खत्म कर दें, इंसाफ वगैरह गारंटी दे दें, मैं आज शाम को बुला लेती हूं, वो छोड़ दें उनके 4 ऑपरेशन जो होने, जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहे। तो बात यह है कि महंगाई में लोग पिस रहे हैं, महंगाई ने बर्बाद कर दिया। ठीक हो जाएगी जब इक़्तिदार नजर आएगा। जी जाहिर है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो मरीम साहब ने कहा है, वो कह रही है कि वो शाम को ही आ सकती हैं। तो बहरहाल ये मेरी नजर में मियां साहब की वापसी का जो है अली गौहर खान साहब, आप अग्री करते हो उसामा गाजी की बातों से? देखें, उसामा गाजी साहब जाहिर है अपनी फील्ड की महारत रखते हैं, लेकिन जिन माफिया का जिक्र किया, जब हमारा टाइम था जिस वक्त का उसामा गाजी साहब ने जिक्र किया है, तो उस वक्त तो हमने इनको सस्ती चीनी बेच के दिखाई। बिल्कुल आज भी शहबाज शरीफ साहब उस बात पर कायम है, ये हुकूमत वक्त का काम है कि वो चीनी। अली गौहर साहब, मैं एक्चुअली नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से पूछना चाह रही थी। इसमें काफी डिटेल में बात करी ना महंगाई पे, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जरा बता देना। देखिए, नवाज शरीफ साहब की वापसी, बिल्कुल आपको पता है कि जो रिपोर्ट्स थी उनको चेक इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से करवाया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब तो इनकी कस्टडी में बैठे हुए थे। जब हमें पता चला था कि उनकी सेहत जो है वो खराब है, फिर इनकी वजीर सेहत पंजाब की आज भी अपनी उस बात पर कायम है कि उनकी सेहत को वाकई ही वो खतरात लाहक थे कि जिस वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को बेल दी गई और वो इलाज करवाने के लिए बाहर गए। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं, जब उनको अदालत ने झूठे मुकदमा में सजा सुनाई तो वो अपनी बेटी के साथ वापस अपनी एहलिया को जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़कर वापस आए थे। ये भी एक हकीकत है, उस पर भी उसामा साहब को चाहिए कि एक मतलब है कि एक अच्छे सहाफी की तरह उन चीजों के ऊपर भी रोशनी जरूर डाला करें। सिर्फ चंद चीजों को क्रिटिसाइज, तस्वीर का एक रुख ना दिखाया करें, तस्वीर के दोनों रुख दिखाया करें। और एक दफा नहीं, इस पाकिस्तान में 72 साल में कई दफा जो है जमहूरियत पर शब खून मारा गया। 3 दफा मियां नवाज शरीफ साहब को एज अ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उनको उनके ओहदे से अलग किया गया और उन्होंने कैदो बंद की सूरतें बर्दाश्त की। अच्छा अली गौहर साहब, एक इस खबर पे जरा आ जाते हैं। फारूक हबीब साहब ने कहा है, अच्छा अली गौहर साहब जरा सुनिएगा, फारूक हबीब साहब कह रहे हैं कि नवाज लीग के अकाउंट से 45 करोड़ रुपए आए हैं, इसके कोई सबूत मौजूद नहीं कि वो पैसा आखिर कहां से आया है, क्या कहेंगे? देखें, जो 45 करोड़ का जिक्र फारूक हबीब साहब मतलब बात कर रहे हैं, ये तो अपने जो इनके फॉरेन फंडिंग केस है जिसके ऊपर आपको पता है कि मतलब है कि इनके वो अकाउंट्स जो कि इनके जाती लोगों के अकाउंट्स थे 4 से 5, और उनके ऊपर ये आज तक कोई किसी किस्म का जवाब नहीं दे सके। फिर आपको पता है कि जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी कुछ अकाउंट्स जो थे आज तक वो जो उन्होंने बताए उस पर जो वो बाबर साहब हैं जो कि इन्हीं की पार्टी के मतलब बंदे थे, उनको भी एक्सेस नहीं दी गई, जो कि एक्चुअली जिन्होंने कंप्लेंट की थी। हमारे 45 करोड़ के अकाउंट है तो सामने लेकर आए, दिखाएं कि ये अकाउंट है, ये पैसा है, हम जवाब देंगे उसका। अच्छा। लेकिन फारूक हबीब अगर मीडिया पर खड़े होके जिस तरह से इनके तमाम वज़रा झूठ बोलते हैं, जिस तरह से लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां देते हैं, तो ऐसी बातों पर तो इनके ऊपर मतलब है कि कोई रिस्पांस नहीं किया जा सकता। ये तो झूठ पर मबनी और गैर संजीदा बातें। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें बताए कि हमारे वो कौन से पार्टी के अकाउंट है, हम उसके जवाब देने के लिए तैयार है। उन 45 करोड़ का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखें ला करके, ये अकाउंट्स है। हम इनकी तरह किसी स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं छूटेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम इन तक वकला को एक्सेस नहीं देते, हम ये नहीं कहेंगे कि हम इस पर जवाब नहीं देते।
तो ये वो हकायक हैं, ये वो झूठा प्रोपोगंडा है जो हमारी पार्टी के खिलाफ किया जाता है। और ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये आरटीएस सिस्टम की पैदावार है, एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है अली गौहर साहब, आप भी कह रहे हैं, मैं आपसे भी कमेंट लूंगी। उसामा, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। जिस इन्होंने कहा जी ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक पार्टी इल्जाम लगाती है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करी, कोई भी एक पार्टी इल्जाम लगाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम इस तरह की बातें कर दी जाती है वज़रा की जानिब से, वज़ीर मुमलिकत हैं जी वो बात कह रहे हैं और दूसरी पार्टी बैठ के कह देती है ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब इतना आसान है किसी पे इल्जाम लगाना और आगे से मुकर जाने कि ऐसा तो कुछ नहीं है। एक दूसरे को कोर्ट्स में लेकर जाएं, फिर हद तक इज्जत के दावे करें। फिर ये बड़ी अच्छी बात की आपने डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि इसमें ना सब पार्टियां कसूरवार हैं। जिस तरह हम असेंबली में देखते हैं अगर कुछ गलत होता है, गालम गलोच, तो उसमें सब फिर जमहूरियत पर बात आ जाती है, लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है। इसी तरह से ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, इसमें सब जमातों ने गलत किया, इन बड़ी जमातों माजरत के साथ। अब देखिए उसमें कानून बड़ा वाज़ेह है कि किसी और स्टेट से पैसा है, किसी बाहर की कंपनी से पैसा। अब जो इरेगुलरिटीज हैं, इस तरह हम हर साल सुनते हैं कि जनाब जिस तरह ऑडिटर जनरल ने कहा कि इरेगुलरिटीज हैं, ये होता है कोई फंड दे रहा है, कहां से है कहां नहीं। ये इतनी बड़ी पार्टीज है, ये नहीं हो सकता कि आप इनको बंद कर देंगे इन पार्टीज को जी कहां से फंडिंग आई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इस तरह का खौफनाक अंजाम आएगा। हाँ, ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ गए थे, वो तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ चलेगी, तो ये टिट फॉर टैट हो रहा है। दूसरी बात जो अली गौहर साहब ने की है जी, दूसरा रुख, तो दूसरे रुख की भी बात कर लेते हैं। देखें नून लीग के दौर में इनसे महंगाई कम थी, ये फैक्ट है, डिनाई कैसे किया जा सकता है। इमरान खान साहब कहते रहे कि जी बाहर की दुनिया में महंगाई हुई, आम आदमी इसको नहीं देखता कि जिस तरह भी हुई। आपने क्या किया? अगर शुगर माफिया ने आपके साथ धोखा किया, एक्सपोर्ट भी कर ली, पैसा भी कमा लिया, सारा कुछ कर लिया, तो गलती तो आपकी है ना। आप कहेंगे हमें पता ही नहीं था, तो गवर्नेंस का आपने रखना था। IMF का साहब आप कहते हैं जी हम लेट गए, अब जनाब वो हम सऊदी अरब से पैसे लिए थे इसी चक्कर में कि शराइत आसान हो जाए, तो अब आप फिर सऊदी अरब के पास चले गए हैं। इसका मतलब आपसे मैनेज नहीं हो सकी। आपने कहा जी हम गाड़ियां सस्ती कर रहे हैं, वो इतनी ज्यादा इंपोर्ट हो गई, डॉलर्स की अब कमी हो गई, यानी वही सर्कल में आप घूम रहे हैं। तो इनकी गवर्नेंस के, इकोनॉमिक्स के मसाइल जरूर हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बहुत इश्यूज हैं, ठीक है जी। जी अच्छा, ये ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मुल्क ऑटो पायलट पे लगा हुआ है और एक बहरान आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। अच्छा, हुकूमत अक्सर बात करती है अली गौहर साहब कि आप लोग महंगाई के बारे से बात करते हैं, बहुत से इश्यूज पे बात करते हैं, तो अगर आपको कौम की वाकई इतनी फिक्र है, अवाम की वाकई इतनी फिक्र है कि अवाम गुर्बत में पिस रही है, महंगाई में पिसे, तो आप लोग हमें तजावीज़ दें, हुकूमत वाले कहते हैं, और हम बड़े दिल के साथ, बड़े ज़र्फ के साथ आपकी तजावीज़ पे अमल करेंगे अगर वो अमल करने के लायक होंगी। उनका कहना है कि आप लोगों ने सिर्फ वावेला मचाना है, सोल्यूशन आप लोग देना नहीं चाहते, बल्कि आप लोग हल निकालना ही नहीं चाहते। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक बड़ी मजाका खेज बात है कि एक बंदा हुकूमत में आकर कहे कि मेरी तैयारी ही नहीं है। और आपको पता है ये बात तो प्रैक्टिकली इमरान नियाज़ी साहब कर भी चुके हैं। और फिर ऑपोजिशन को ये ताना दे कि आप हमें बताएं। अगर हमने इन्हें बताना है तो फिर ये हुकूमत छोड़कर अपनी जगह पर आ जाए। हमने तो अपने वक्त में साबित किया था। अच्छा, वैसे इस बात से भी मैं एग्री करती हूँ अक्सर कि अगर ऑपोजिशन बैठ के बताएगी, लेकिन ऑपोजिशन का थोड़ा बहुत किरदार अवाम के लिए कर देना। आप अवाम के लिए तो आप लोग बता सकते हैं ना। देखें जब हमारी गवर्नमेंट, अच्छा ये भी तो बात है ना अली गौहर साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे अगर इनकी हुकूमत में आप लोग आइडिया देंगे तो फिर अगले इलेक्शन में आप लोगों के जीत के जो आसार हैं ज्यादा हो जाएंगे, जीत आप लोगों की ज्यादा मतलब लगेगा कि हाँ जीतेंगे। मैं इम्कानात बढ़ जाएंगे ना। देखें वो तो इंशाअल्लाह ताला रोशन इम्कानात हैं। जब भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तो हमेशा पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला दूसरे नून कामयाब होगी। और उसकी वजह यही है कि हम तो अपनी कारकर्दगी के ऊपर मतलब है यकीन रखते हैं अल्लाह ताला की। सबसे पहले अल्लाह ताला की दाद, उसके बाद हमारी कारकर्दगी है जो हमने पिछले 2013 से लेकर 2018 तक की। आपने देखा कि उस टाइम में जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हम जो महंगाई की रेशो है वो 4 पॉइंट तक लेकर आए थे, सिंगल डिजिट में थी। आज 12, 14 और 13 तक है। और आप देख लें कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो 20 के करीब पहुंच चुकी है इस मौजूदा हुकूमत में। और उसकी निशानदेही मैं कर चुका हूं। जब इनके घर के अंदर बैठे हुए लोग करप्शन करेंगे और ये उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के नाक के नीचे, ये मैं एक बात से सामा साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये जनाब इनकी वो सिर्फ इनकी मतलब प्राइम मिनिस्टर की गलती नहीं, प्राइम मिनिस्टर की करप्शन, प्राइम मिनिस्टर के साइनों के साथ जो सब्सिडी चीनी के ऊपर जारी हुई, चीफ मिनिस्टर के साइन के साथ सब्सिडी अरबों रुपए खाए गए। तो ये आप अली गौहर साहब मुझे ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक का कह रहे हैं। बहुत मेहमानों का नाज़ से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। सऊदी अरब से मिलने वाले अरबों डॉलर के इमदादी पैकेज और IMF से मुज़ाकरात कामयाब होने की इतलात के बाद मुल्क भर में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है वो बहाल होने लगी है और स्टॉक मार्केट में भी ज़बरदस्त तेज़ी रही है। अच्छा, स्टेट बैंक के जारी जो एदादो शुमार है उसके मुताबिक आज इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर 2 रुपये 49 पैसे सस्ता हो गया है और इंटर बैंक में अगर देखा जाए अमरीकी करेंसी की जो कीमत है वो 175 रुपये 27 पैसे से कम होकर 172 रुपये 78 पैसे हो गई है। अब दूसरी जानिब जो मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब और विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर वो ये कहते हैं कि जी IMF के साथ जो मुआहदा है उसके भी करीब पहुंच चुके हैं और मामलात वो कहते हैं कि जल्द हल हो जाएंगे, तय पा जाएंगे। अच्छा, शौकत तरीन साहब ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जी सऊदी पैकेज की जो शराइत हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई है और सऊदी अरब ने साबिका जो शराइत हैं उन पर एक नया पैकेज दिया जिसके तहत 3.2% शरह से जो सूद है वो अदा किया जाएगा। IMF के साथ होने वाले नए मुआहदे और ये जिस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर मुआशियात सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर फारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, हुकूमत ही कहती है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को जो रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी सूरत में 1.2 अरब डॉलर की मुआवनत करेगा और 3 अरब डॉलर जो है स्टेट बैंक में जमा कराएगी। अब इस तरह मजमूई जो सालाना पैकेज है वो 4.2 अरब डॉलर का हो जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं सऊदी अरब से मिलने वाले इस पैकेज को और इस पैकेज से जो मईशत है उसमें किसी हद तक आप बेहतरी देखते हैं आने वाले वक्तों में? ये दो बड़ी बुनियादी चीज़ें होती हैं जब दो मुल्क आपस में डील कर रहे होते हैं। पहला वो कहा जाता है कि देयर इज नो फ्री लंच, आपको मुफ्ते में कोई लंच नहीं खिलाने चला कोई भी रियासत। सऊदी अरेबिया एक रियासत है, उसके अपने रियासती मफादात हैं। उन रियासती मफादात को हसूल के लिए अगर हम उनकी मदद करते रहेंगे तो बड़ा अच्छी बात है। हमने पहले भी तारीख में देखा कि अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वो अपने पैसे जो हैं वो रिकॉल कर लेते हैं, वो कहते हैं हमारे पैसे जो हमें वापस कर दिए जाए। अच्छा, आपने दो पैकेज के एक तो 3 अरब डॉलर है जो स्टेट बैंक में जमा रहेगा, उसके ऊपर तकरीबन 100 मिलियन डॉलर हमें सालाना सूद अदा करना होगा। वो आप सोचिए कि जैसे हाथी के दांत दिखाने वाले होते हैं, ये उसके मुताबिक है। इसको अमलन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स में नजर आएंगे कि देखिए स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो बड़े तकड़े होते हैं। अलामती है, सिंबॉलिक है, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई तोहफा ना समझे इसको, ये तोहफा नहीं है, ये सूद के ऊपर एक कर्जा हमें दिया गया है, इसके ऊपर हम 100 मिलियन जैसे मैंने कहा सालाना सूद देंगे। 1.2 अरब रुपए 2 अरब डॉलर की जो तेल हम खरीद सकेंगे वो अमलन हमें फायदा देगा, क्योंकि 100 मिलियन डॉलर आप समझिए माहाना हम तेल जो है वो मौखर अदायगी कर सकेंगे। अभी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उधार आप समझ लीजिए हम तेल ले रहे हैं, जिसका मतलब आज की आलमी मंडियों में कीमत आप देखें तो हमें आप समझिए कि 35 से 40 हज़ार बैरल रोजाना की बुनियाद में उधार तेल मिल जाएगा। हमारी खपत जो हमारी कंजम्पशन जो है वो तकरीबन 6 लाख बैरल है, तो आप समझिए कि 6 या 7% हमारी कंजम्पशन का जो है वो हमें ऐसा तेल मिल जाएगा जो हम बाद में उसकी पेमेंट कर सकेंगे। अब असल सवाल जो उठता है वो ये है कि जो 22 करोड़ पाकिस्तानी रह रहे हैं उनका इन सब चीज़ों में क्या रोल है, उनको कोई रिलीफ मिलेगी, उनका कोई फ़ायदा होने वाला है? एक फ़ायदा तो अभी आपने बता दिया कि डॉलर है वो 3-4 रुपए मजमूई तौर पे जो है वो गिर गया है, जो जिसकी वजह से जो हम कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, कि जब रुपया गिरता है तो बैरूनी चीज़ें जो हम इम्पोर्ट करते हैं कीमत बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, तो उसमें 3-4 रुपए का आप समझ लीजिए फ़ायदा होने वाला। अब आम आदमी जो है देखिए, एक है मईशत दान की, वो GDP ग्रोथ और बजटरी खसारा और तजारती खसारा। आम आदमी की मईशत है वो कहता है कि जी मेरी 25-26 हज़ार रुपया तनख्वाह है, आटे की कीमत जो है वो 35 से 75 है, क्या वो नीचे चली जाएगी? तो उसका जवाब यह है कि आटा सस्ता होने वाला नहीं है। ये शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं जी IMF के साथ तकरीबन जो तमाम मामलात हैं वो तय हो चुके हैं, तो डॉक्टर साहब क्या इस दफ़ा IMF बहुत ज़्यादा सख्त शराइत रख रहा था जो इतना वक्त लग गया हुकूमत को बाकायदा अब IMF को मनाने में इतना वक्त लग गया? देखिए ये जून से ये मामला शुरू हुआ है और 3 कोशिशें हो चुकी हैं मनाने की। तो जून और अक्टूबर के महीने में 3 कोशिशें की हैं पाकिस्तान ने IMF को मनाने की और वो तीनों नाकामयाब रही हैं।
अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, दिस ओनली टाइम विल टेल। अभी तक हमारी कोई कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई। मार्च की 24 तारीख को जब हमारे वजीर खजाना साहब हफीज शेख साहब थे, उन्होंने दो बड़े वादे किए के साथ। उनमें एक वादा तो ये था कि बिजली की कीमत जो है वो 5 से 6 रुपए बढ़ा दी जाएगी, कोई 900 अरब रुपया इजाफी जो है वो इकट्ठा किया जाएगा बिजली की बिलों की मद में। दूसरा बड़ा वादा ये था कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगभग 30 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। अब वो तो चले गए, नए वज़ीर खजाना साहब आ गए, हमारी शौकत तरीन साहब, उन्होंने कहा कि मेरे पास जादू की छड़ी है, जो हम वादे कर चुके हैं वो हमें पूरे नहीं करने होंगे। मैं बिजली का जो गर्दिशी करदा जात हैं उन पे भी कंट्रोल पालूंगा और बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, और मैं इजाफी टैक्स भी इकट्ठा कर लूंगा और टैक्स रेट भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा। उस रेट पे उस वक्त IMF जो है वो साइड पे हट गई। उन्होंने कहा आप अपनी जादू की छड़ी इस्तेमाल करें और हम देखते हैं कि वो क्या काम करती है। अब 6 महीने गुजर गए हैं उस वादे को और क्लेम को, लेकिन उस जादू की छड़ी ने काम नहीं किया। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुछ दिन पहले मारूफ बैनुल-अक़वामी जरीदा जो द इकोनॉमिस्ट, आपने भी पढ़ा होगा, उसने अपनी रिपोर्ट में महंगाई के हवाले से बताया है कि जी महंगाई के एतबार से पाकिस्तान दुनिया के 43 ममालिक में चौथे नंबर पर है, और पाकिस्तान में गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 9% रही है। तो क्या जो महंगाई की वजह हुकूमत की ख़राब पॉलिसीज़ हैं, कि हुकूमत की इकॉनमी को लेके, मईशत को लेके जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, हिकमत अमली कह लें, स्ट्रैटेजी कह लें, पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, या फिर बकौल हुकूमत की, हुकूमत तो ये कहती थी कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर में महंगाई हुई है, तो पाकिस्तान में कोई नई बात तो नहीं है, यहाँ भी हुई है। देखिए, महंगाई का जो सिक्का है पाकिस्तान के हवाले से, उसके दो रुख हैं। एक रुख तो ये है कि आटा, चीनी, बिजली, ये 3 चीजें मैंने इसलिए कही कि ये सारी चीजें पाकिस्तान में बनती हैं। हुकूमत पाकिस्तान खुद आटे की सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, हुकूमत पाकिस्तान खुद से गन्ने की सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, शुगर मिलें सारी पाकिस्तान में लगी हुई हैं। अगर इनकी कीमतें 100% बढ़ गई में, तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है, और ऐसे कहा जा सकता है कि ये हुकूमत की बिजली के नतीजे में। दूसरा रुख जो सिक्के का है, चीजें हैं जो बाहर के आलमी मंडियों से इंपोर्ट करते हैं, जैसे तेल है, पेट्रोल या डीजल। अब वो पिछले साल आलमी मंडियों में $37 का बैरल था, अब वो $80-85 पे चला गया है। पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 85% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। तो अगर आलमी मंडियों में कीमत बढ़ेगी तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान में भी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्ज़िया। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।